हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी के अंदर आप लगे हुए होंगे। तो आज अपन देखने वाला है आपका जो सीनियर टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड वाला, ठीक है। तो उसका ये पेपर है और इसमें शानदार क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। राजस्थान जीके से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे, जो सारे बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि देखो आपने कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो फर्स्ट बार देखे हो। तो अच्छा पेपर है, पूरा पेपर देखना, पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला और अपन व्याख्या के साथ सारे सवालों को देखने वाले हैं। दूसरा, ये जो मेरा छोटा सा चैनल है 7-11 स्टडी, ठीक है, इस पर अगर आप राजस्थान जीके रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हो, मान लो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या थर्ड ग्रेड या रिट की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास रहेगी। दूसरा मैं बात कर लेता हूँ, आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप जेईएन की तैयारी कर रहे हो या छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन 10+2 वाली, या सीईटी आपकी ग्रेजुएशन वाली, कोई सा भी आपका एग्ज़ाम्स है, वाकई में आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, तो मेरे इस चैनल पर आपको 2011 से लेकर 2024 तक के पेपर सोल्व करवाए हुए हैं। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट बनी हुई, 250 से ज़्यादा पेपर आपको सोल्व कराए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। इसलिए कहता हूँ सारे पेपर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स का दौर स्टार्ट होने वाला है। जैसे आचार संहिता खत्म होगी, चुनाव का रिजल्ट आएगा, फिर एग्ज़ाम होने आपके स्टार्ट हो जाएंगे और नई वैकेंसियाँ भी आएगी। अगर आप चाहते हो कि 2024-25 में जॉब लगना है तो बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, जॉब आपकी पक्की लगेगी। तो बढ़ता है क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेते हैं। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? ये आपको बताना है कि भाई मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल था उसमें कौन शामिल नहीं था। तो पहले तो अपन देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। युगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजी लाल शर्मा, भोलानाथ, प्रेम नारायण माथुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये प्रेम नारायण माथुर शामिल नहीं थे, ठीक है। बाकी आपके युगल किशोर चतुर्वेदी भी थे, चिरंजी लाल शर्मा भी थे और भोलानाथ भी थे। ये जो सवाल है ना, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और 3-4 बार रिपीट हुआ, इसलिए आज इसकी कहानी अपन ख़त्म कर देंगे। देखो जितने भी मंत्रिमंडल में थे उन सब के नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो इन 3 के अलावा एक थे आपके गोपीलाल, ठीक है, गोपीलाल यादव, ठीक है, 4 हो गए टोटल। मतलब मत्स्य संघ के जो मंत्रिमंडल में जो शामिल थे ना, उन सभी के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक थे आपके डॉक्टर मंगल सिंह। कौन थे भाई? डॉक्टर मंगल सिंह, ठीक है। कितने हो गए? 5 हो गए। 3 तो आपके ऑप्शन में दिए, 2 मैंने बता दिए। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यही थे आपके 5 ही थे भाई मंत्रिमंडल में। एक तो युगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजी लाल शर्मा, भोलानाथ, और एक आपका गोपीलाल यादव, और एक आपका मंगल सिंह, ठीक है। ये 5 व्यक्तियों को ही मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। और जो आपका उस समय जो आपका राज प्रमुख बनाया गया था वो किसे बनवाया गया था? राज प्रमुख जो बनाया गया था वो किसे बनवाया गया था? वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को, ठीक है। अब मैं मत्स्य संघ के बारे में पूरी चर्चा कर लेता हूँ, शानदार वाली, जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। देखो मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था, कब हुआ? मत्स्य संघ का गठन हुआ था 18 मार्च 1948, क्लियर। और देखो मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था वो हुआ था 15 मई 1949। देखो दोनों तिथियों में फर्क है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन कर देता, सवाल लिख देता कि मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था, पहली तारीख डाल देता 18 मार्च 1948, के बच्चे इस पे कर देते, जबकि गलत हो जाता। मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था वो 15 मई 1949 को हुआ था, और मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था वो 18 मार्च 1948 को हुआ था, क्लियर है। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ मत्स्य संघ की। तो देखो मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मत्स्य संघ का जो नामकरण रखा गया था वो किसकी सलाह पे रखा गया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, के.एम. मुंशी। किनकी सलाह पे रखा गया था भाई? के.एम. मुंशी की सलाह पे रखा गया था, क्लियर है। दूसरा, कितनी रियासतें थी? रियासतें जो थी इसमें 4 रियासतें थी, ठीक है। कौन कौन सी थी? ABCD याद रख लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आसानी से याद रख सकते हो। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एक आपका ठिकाना था निमराना। कौन सा ठिकाना था? निमराना ठिकाना, ठीक है, क्लियर। अगर आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि अब देखो कि मत्स्य संघ में कुल कितनी इकाइयों का विलय हुआ, तो इकाइयाँ तो टोटल 5 थी,
कितनी रियासतों का विलय हुआ? 4 रियासतें थी, 4 इकाइयाँ नहीं थी, 4 रियासतें थी, इकाइयाँ 5 थी। इकाइयों में आपका जो ठिकाना है ये भी काउंट होगा तो 5 इकाइयाँ हो गई, ठीक है। दूसरा, राजधानी किसे बनाया गया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। राजधानी जो बनाया गया था मत्स्य संघ की, जो राजधानी थी वो अलवर थी। राजधानी किसे बनाया गया? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया। राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयभान सिंह को बनाया गया। उदयभान सिंह का जो संबंध है कहाँ से है? तो धौलपुर से है, धौलपुर से इनका संबंध है। दूसरा, उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? ये अच्छा सवाल बन सकता है। आजकल हार्ड लेवल के सवाल बन रहे, आसान नहीं बनते, टफ पेपर बनाता तो थोड़ा हार्ड। उपराज प्रमुख जो बनाया गया, ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया था। किसे? गणेश पाल को। इनका संबंध करौली से था भाई, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? अच्छा सॉरी, मैंने वो राज प्रमुख स्टार्टिंग में वो शोभाराम कुमावत को बोल दिया, वो प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे आपके शोभाराम कुमावत, ठीक है। और राज प्रमुख थे उदयभान सिंह, है ना, मैंने गलती से बोल दिया, उसको सुधार कर लेना। प्रधानमंत्री आपके शोभाराम कुमावत थे, ठीक है। और राज प्रमुख मैंने बता दिया उदयभान सिंह। उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? उप प्रधानमंत्री जो बनाया गया था युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया। क्लियर है? इसके अलावा उद्घाटनकर्ता कौन थे? एनवी गाडगिल। भाई मत्स्य संघ में उद्घाटन किसने किया था? एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया, ठीक है। और उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उद्घाटन लोहागढ़ में किया गया। लोहागढ़ कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है, ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग के अंदर। क्लियर है? तो ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी है मोस्ट IMP है, बिल्कुल आपको याद रखना है। यहाँ से कई बार सवाल बनते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ जो कि आपको याद रखना। देखो मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल था ना वो कितना था? तो बिल्कुल एक्यूरेट में अगर बताता हूँ तो 7,589 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। और उस समय जनसंख्या कितनी रहती थी? एक्यूरेट में आपको बताऊं तो वैसे लगभग 18 लाख रहती थी, और एक्यूरेट में बताऊं तो 18,37,994 जनसंख्या वहाँ रहती थी, ठीक है। ऑथेंटिक बुक से बता रहा हूँ, कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, संदेह नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और इसका जो राजस्व था वो कितना था? 184 लाख, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको 183 भी मिल जाता, वो भी सही माना गया। कुछ में आपको 184, दोनों सही है, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। दोनों एक साथ मिलके तो क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो कूदन की घटना का जो संबंध है बीकानेर, बूंदी, बेगू और सीकर। तो कूदन की घटना का जो संबंध है वो सीकर किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कूदन की घटना कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1934 में हुई थी भाई। कब हुई? 1934 के अंदर, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। इसके देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था WT वेब, जो कि प्रशासन चलाने में असफल रहा था। तो गुस्सा के अंदर अधिकारी जो वेब था ना, उसने कूदन गांव में एक छोटी सी बैठक हो रही थी, वहाँ पर गोलीबारी करवा दी। गोलीबारी के कारण वहाँ कई लोग मारे गए थे। और यही कूदन ग्राम की जो हत्याकांड है ना, इसकी चर्चा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भी गूंजी थी। ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागनेची माता का मंदिर स्थित है। तो नागनेची माता का मंदिर देखो बाड़मेर में भी है, जोधपुर में भी है। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया भाई, ठीक है। बाड़मेर में भी है, जोधपुर में। सबसे पहले जो अगर नागनेची माता का मंदिर जो था वो नगाना गांव बाड़मेर में था। राव दोहड़ ने वहाँ स्थापित किया था, ठीक है। फिर राव जोधा वहाँ से मूर्ति जोधपुर ले आए थे। जोधपुर से एक मूर्ति आपकी बीकानेर चली गई थी, क्योंकि देखो जोधपुर के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ दोनों की कुल देवी नागनेची माता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया है। वो नागनेची माता का जो मूर्ति होती है ना वो लकड़ी की बनी होती है। किसकी बनी होती? लकड़ी की बनी हुई होती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। चीले का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो ये चीले का टीला जो है ये जयगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? तो ये जयपुर में पड़ता है। क्लियर? इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और जयबाण जो तोप है आपकी वो यहीं पर है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप कौन सा में? जयगढ़ किले के अंदर पड़ी है। और देखो ये कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार बना भी एग्जाम्स में तो ये क्लियर कर देते हैं। ईगल की पहाड़ी पे बना हुआ। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? ईगल की पहाड़ी।
ईगल यानी आपका बाज होता है, तो पहाड़ी की जो आकृति है ना बाज की तरह है, इसलिए इसको ईगल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वे कौन सा चित्रकार है जिसका संबंध बीकानेर चित्रशैली से नहीं है? ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, अली रजा, हमीद, अहमद, साहिब राम। देखो, अली रजा का भी है, बिल्कुल सही है, हमीद का भी है, बिल्कुल सही है, अहमद का भी, लेकिन साहिब राम का संबंध नहीं है। ठीक है, साहिब राम का संबंध तो आपके जयपुर से है, बीकानेर से कैसे हो सकता है? तो देखो, मैं ये बीकानेर के जितने भी चित्रकार हैं वो सभी मैं क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, देखो आपको याद रखना है, एक तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो मथुरैन कला के जो प्रमुख चित्रकार थे, एक तो जय किशन, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राम किशन, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो चंदूलाल और मुन्ना लाल। कौन सा? चंदूलाल और मुन्ना लाल। मैं आपको बता रहा हूँ बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार, जो कि बार बार आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चार मैं बता चुका हूँ, जय किशन, राम किशन, चंदूलाल और मुन्ना लाल। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ तो देखो, एक हो जाएगा आपका मुकुंद, एक हो जाएगा आपका शिवराम, और एक आपका हो जाएगा मेघराज। कौन सा हो जाएगा? मेघराज हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक आपका जो हो जाएगा मेघराज के अलावा रामलाल, एक आपका हो जाएगा हसन। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, दो चार और बता देता हूँ जो कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, कभी भी पूछे तो आपको याद रहे। अली रजा आपका हो ही गया, ठीक है। हमीद भी हो गया आपका, अहमद भी हो गया, एक हो गया कासिम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कासिम। एक ये कासिम हो गया। कासिम के अलावा मैं बात करूँ तो शाह मोहम्मद हो गया, ठीक है। इसके अलावा साहिबदीन। कौन सा? साहिबदीन। ये देखो, ये साहिब राम नहीं है, साहिबदीन अगर आ जाता तो ये सही हो जाता आपका। साहिबदीन जो है ना, ये बीकानेर का चित्रकार है। एक है आपका आसिर खां और एक है आपका जीवन। ठीक है, ये सारे जो चित्रकार मैंने बताया बीकानेर शैली के, सारे याद रखने आपको, बिल्कुल एग्जाम से बार बार पूछा जाता। सबसे ज्यादा चित्रकार बीकानेर शैली से पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, इसलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित आभूषणों की सूची में कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। यानी कौन सा आभूषण है जो कान के अंदर पहना जाता है? सुरलिया, मटरमाला, तकिया, मुंदड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरलिया। ये कान के अंदर पहना जाता है। सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है। मटरमाला कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। मुंदड़ी कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। ये तकिया जो आभूषण है, ये कमेंट करके बताना मुझे आप कहाँ पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकरीय नृत्य का संबंध है। संकरीय नृत्य जो है ये है आपके कालबेलियों का। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कालबेलियों के नृत्यों की एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। आप कभी बाईपास पे गए? बाईपास किसे कहते हैं? हाईवे बाईपास। ठीक है, बांगड़िया नृत्य, इंडूडी नृत्य, पनिहारी नृत्य और संकरिया नृत्य। ठीक है, बाईपास की ट्रिक से आप चारों नृत्य इसके याद रख सकते हो कालबेलियों से। ठीक है, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? तो 8 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पलहन। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? करणी माता की स्तुतियां, चारण लोकगीत, चारण आख्याय, चारण उत्सव। बहुत शानदार क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम बना। ऐसा क्वेश्चन अगर बनेगा तो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कहते हैं बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो फर्स्ट टाइम बनते हैं, उन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना चाहिए। जब तक वो 5 से 7 बार रिपीट नहीं हो जाते तब तक वो बंद नहीं होते। इसलिए कि जो नया क्वेश्चन आया उस पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो क्वेश्चन वापस से रिपीट होने के पूरे चांसेस होते हैं। देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये करणी माता की स्तुतियाँ है। क्या है अभी? चारण चर्चाएं क्या है? करणी माता की स्तुतियाँ। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब राजस्थान की पॉलिटी आपका इंडिया और वर्ल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो राजस्थान की पॉलिटी, वर्ल्ड और इंडिया जीके मैं अलग से स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो अभी मैं सीधा ही आपको ले चल रहा हूँ, क्योंकि ये राजस्थान हिस्ट्री, कला, आर्ट वाला जो पार्ट है ये पूरा करेंगे। तो पीछे जो क्वेश्चन है 80 से स्टार्ट है वापस, तो सीधा मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 80 पे अपन आगे 80 पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये जो बरखान है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है।
तो देखते हैं। ओसिया जोधपुर, भालेरी चूरू, देशनोक बीकानेर, दाता रामगढ़ सीकर। तो 80 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो ओसिया जोधपुर में भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। भालेरी चूरू में भी पाए जाते हैं, देशनोक बीकानेर में भी पाए जाते हैं, लेकिन दाता रामगढ़ सीकर में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बरखान के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूँगा आपको, कि आपकी कुछ कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। देखो, जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण यानी अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, ठीक है, इससे जो आकृति बनती है ना अर्धचंद्राकार, उसे ही बरखान बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, दूसरा, ये इसकी जो दो भुजाएं बनती है, इनके जो मध्य की चौड़ाई होती है ना वो 100 से 200 मीटर होती है। कितनी? 100 से 200 मीटर, 100 से 200 मीटर। अर्धचंद्राकार यानी देखो ये ऐसे अर्धचंद्राकार, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है ना वो 100 से 200 मीटर होता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप की जो ऊंचाई होती है ना वो 10 से 20 मीटर होती है। कितनी ऊंचा होता है ये बरखान? 10 से 20 मीटर। अगर आपसे पूछ ले जाओ ना सबसे ज्यादा विनाशशील कौन सा बालू का स्तूप है, तो वो भी बरखान है, बिल्कुल आपको याद रखना। और सबसे सर्वाधिक गतिशील, सबसे तेज दौड़ने वाला गतिशील भी कौन सा है, तो ये भी बरखान हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो मरुस्थलीकरण में सबसे ज्यादा जो योगदान दिया था ना कौन से बालू का स्तूप ने दिया था, वो भी बरखान बालू का स्तूप ने ही दिया था। मोस्ट आईएमपी सवाल आपको बता रहा हूँ मैं, कई बार रिपीट हुए सवाल है ये। ठीक है, और वापस से बनेंगे आपके। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो बरखान बालू का स्तूप है जो चूरू के भालेरी गांव में तो सबसे ज्यादा, इसके अलावा ओसिया में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा देशनोक बीकानेर में भी आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व ही आ जाता है? तो 83वां क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पाली के अंदर, क्योंकि दक्षिण पश्चिम में सबसे करीब जिला कौन सा है? पाली है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाली, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे राजस्थान में मानसून के आगमन की बात करूँ दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये 25 जून को एंट्री कर देता है। कितने जून? 25 जून को एंट्री हो जाती है भाई राजस्थान में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और राजस्थान में देखो एक तो अरब अरब सागर की शाखा आती है मानसून में, और एक बंगाल की खाड़ी से आता है। सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। ठीक है, और कम वर्षा जो प्राप्त होती है वो अरब सागर शाखा से। अरब सागर क्या क्या अरावली के समानांतर है, जो अरब सागर का जो शाखा है ना वो सीधी चली जाती है। ठीक है, और बरसात करती है हिमालय के आसपास, आपके हिमाचल प्रदेश के आसपास वह बरसात करती है। राजस्थान में अरब सागर की शाखा से बिल्कुल कम बारिश प्राप्त होती है। और अगर सवाल ये पूछ ले जाओ कि अरब सागर की शाखा से सर्वाधिक बरसात राजस्थान के कौन से जिले में होती है, तो सिरोही, सिरोही के माउंट आबू में सबसे ज्यादा बरसात होती है, आपको याद रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। ये कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। हतमती, मेसवा, वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। ये नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो 82वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, कौन सी नदी है वो आप सभी को पता पड़ ही गया होगा अब तो। देखो ऑप्शन नंबर 3 जो है आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी हो जाएगी? साबरमती नदी। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बताता हूँ। साबरमती का उद्गमित स्थल कौन सा? देखो कई बार मैंने बताया था कहाँ से निकलती, कई बच्चों को पता नहीं होता। मोस्ट आईएमपी बता रहा हूँ, ये सवाल बनेगा एग्जाम में। कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। इसके सहायक नदी कई बार एग्जाम पूछा, हतमती, मैसवा और वैतरक, कई बार एग्जाम में आया। ठीक है, राजस्थान में कुल कितनी लंबी, ये सवाल बनता है। देखो साबरमती गुजरात की प्रमुख नदी निकलती राजस्थान से, और राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर बहकर गुजरात में चली जाती है। गुजरात का जो सबसे फेमस शहर आपका अहमदाबाद, वो इसी के किनारे पे बसा हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना है। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो 83 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। मिश्रित पतझड़ वन जो पाए जाते हैं एक तो उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके पाए जाते हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक तरफ फसल है, एक तरफ प्रमुख उत्पादक जिले हैं, तो आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो सुमेलित करते हैं। ठीक है, 84वां क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है। देखो
गेहूं जो सबसे ज़्यादा होता है आप सभी को पता है, गंगानगर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो बाजरा जो होता है वो अलवर, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लूँ तो चावल आपका बूंदी में, मक्का आपका भीलवाड़ा में, ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। देखो कितना अच्छा सवाल है, मैं कई बार कहा था ये सवाल बनेगा बनेगा बनेगा, जो मेरे कंटिन्यू क्लास देखते नहीं ये बन गया देखो। और मैं हर पशु गणना रिपोर्ट जब भी करवाता था, कोई नस्ल आ जाती तब मैं बताता था ये सवाल एग्जाम में आने वाला है, देखो छप गया। 85वां क्वेश्चन है, 19वीं पशु गणना 2012, 20वीं पशु गणना 2019, राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन क्या है। तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो अब कंफ्यूजन कर, लेकिन उसने दो चीज दे दी, 1.66 तो है लेकिन वृद्धि हुई या कमी हुई। आधे बच्चे तो यही कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कमी हुई थी, वृद्धि नहीं हुई भी कमी हुई। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2012 में जो पशुओं की संख्या थी 577 लाख थी, और 2019 में घटकर कितनी होगी, 568 लाख हो गई। कितनी होगी, 568 लाख होगी। तो कुल कितनी प्रतिशत की कमी हुई, 1.66% की कमी हुई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है। तो राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला जो 1000 क्रॉस है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86 का पाली हो जाएगा भाई, 86 का राइट आंसर पाली हो जाएगा। और पाली का जो है 1003 है भाई, कितना है, 1003 लिंगानुपात है। शहरी लिंगानुपात देख लो, ग्रामीण लिंगानुपात देख लो, ऑल ओवर लिंगानुपात देख लो, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है 1000 करोड़ केवल एक ही जिला है राजस्थान में, वो पाली है, ठीक है। और मैं बात कर लेता हूँ ऑल ओवर सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में, तो डूंगरपुर सबसे आगे, कितना है, 994 है। कितना है, 994, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं, कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर और झुंझुनू। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, 87 का गंगानगर और झुंझुनू आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। गागरोन का किला झालावाड़, कपिल सरोवर कोलाय, दौलत बाग अजमेर, लालगढ़ का किला जैसलमेर। तो गागरोन का किला बिल्कुल सुमेलित है, झालावाड़ में पड़ता है। कपिल सरोवर भी कोलायत बीकानेर में पड़ता है। दौलत बाग ये भी आपका अजमेर में पड़ता है, जहांगीर के द्वारा, मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा निर्माण करवाया था। वर्तमान में इसका नाम सुभाष उद्यान है। क्या है भाई, सुभाष उद्यान है, आपको याद रखना। और लालगढ़ का जो किला है ना, ये जैसलमेर में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर 4 ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपके बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। जिनको सारी फैक्ट्रियाँ याद होगी ना वो इसका जवाब दे पाएंगे, इसलिए कहता हूँ चैनल के साथ जुड़िए, बेहतरीन सवाल करेंगे बेहतरीन व्याख्या के साथ। इसे जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो मेरिट तय करते हैं, उन सवालों को अपन खोद खोद के निकालेंगे। तो 89वां जो सवाल है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिरला सीमेंट, ये तो आपके चित्तौड़गढ़ में है। और जेके सीमेंट ये भी चित्तौड़गढ़ में है। आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ में। हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड ये चित्तौड़गढ़ में नहीं स्थित है, ठीक है। अब आपके लिए यही सवाल है, कमेंट करके बताना हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तांबे के मर्तबान, चांदी के मर्तबान, काले मर्तबान, लाल काले मर्तबान। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो इसको फाइनल आंसर की मदद से डिलीट कर दिया गया। वैसे लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का केंद्र माना जाता है, और कभी कभी काले भी कहा जाता है, इसलिए फिर इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आहड़ सभ्यता को धुलकोट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, धुलकोट के नाम से भी जाना जाता है। और आहड़ सभ्यता की खोज एक व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई भी, एक व्यास के द्वारा की गई थी। आहड़ सभ्यता कहाँ पड़ती थी, आपकी उदयपुर में पड़ती। कहाँ पड़ती, उदयपुर में। और दो मुहा चूल्हा जो मिला था वो भी आपके आहड़ सभ्यता से मिला था। निम्नलिखित में से किस
प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता, बेराट सभ्यता से। सम्राट अशोक का जो संबंध है वो बेराट सभ्यता से है, और बौद्ध का भी जो संबंध है बौद्ध धर्म का वो भी बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता विराटनगर में पड़ती है, और विराटनगर अब नए जिले में चला गया, कोटपुतली बहरोड में चला गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो 92 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रज्जिल, हरिश्चंद्र, भोगवट और कद्दक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रज्जिल, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसलदेव के नाम से जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ। देखो कंफ्यूजन के लिए इसने विग्रहराज थर्ड भी डाला, फोर्थ भी डाला, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज फोर्थ। ठीक है, जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल, अलहन, अजसी, कुमार सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कीर्तिपाल, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? तो 95 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसको वैसे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर के में ये डिलीट है क्वेश्चन आपका। तो 96 देख लेते हैं अपन। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो जलालाबाद तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, और प्राचीन शिलालेखों में से जाबिलपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जाबिलपुर या जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। और ये कौन से शिलालेख में मिलता था? बिजोलिया शिलालेख में मिलता। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। ठीक है, 1857 के विप्लव के समय नीमच के सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच का जो सैनिक अधिकारी था ना, कर्नल एबोट था। भाई कौन था? कर्नल एबोट, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल एबोट ने कसम दी थी जब विद्रोह स्टार्ट हो गया था नीमच में। नीमच में जो विद्रोह हुआ था ना वो 3 जून 1857 को हुआ था आपका। ठीक है, तो एबोट ने कसम दी थी कि कुरान की और गंगा माँ की कसम। मुसलमानों को तो कुरान की कसम दी थी, और जबकि जो हिंदू लोग थे उनको गंगा माँ की कसम दी थी। ठीक है, तो ये कर्नल एबोट जो थे वो नीमच के सैनिक अधिकारी थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। 1857 की क्रांति की बात कर लो तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। ब्यावर, खेरवाड़ा, ठीक है, नीमच, नसीराबाद, देवली, देख तो देवली होगी, और कौन सा बच गया एक आपका? एरिनपुरा। ठीक है, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। उसमें से देखो सबसे शक्तिशाली जो सैनिक छावनी थी ना वो कौन सी थी? तो आपको याद रखना, सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी नसीराबाद। कौन सी थी? नसीराबाद। ये सवाल थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, पूछा भी गया था। दूसरा, राजस्थान में जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई थी? तो आपको याद रखना है 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में क्रांति स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसे पराजित किया था भाई? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ संपन्न हुआ था? आप सभी को पता, अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा, किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना करी थी वो कांति चंद्र चौथानी ने करी थी। किसने करी थी? कांति चंद्र चौथानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कांति चंद्र चौथानी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पेपर में बेहतरीन सवालों के साथ। तो आप सभी साथियों को दिल से धन्यवाद।